हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये पेड क्लासें अब शुरू हो गई हैं आप सबके बीच में। अभी तक जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सारे बच्चे जाकर के फटाफट एडमिशन ले लें आरओ 2023 के लिए। आपके बीच बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना? अब इंतजार ना करें, अगर आपने अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं की है तो लग जाइए। फिर लास्ट टाइम वही होता है कि काश मैं कर लिया होता या काश मैं कर ली होती। तो उस काश शब्द से बचने के लिए आप अभी से तैयारी पर लगे रहें। आइए शुरू करते हैं अपनी ज्योग्राफी की अगली क्लास। और इसमें हम आज आपसे बात करेंगे। आप सभी के बीच में ये क्लास अभी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, ठीक है ना? तो अधूरी कहाँ से थी, तो आइए वहीं तक चलते हैं और वहीं से डायरेक्ट बात करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे बीच और आपके बीच यहाँ तक की सारी बातें हो चुकी थी कि देखिएगा, इसमें दिया गया था कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट एंड सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट आपको दिख रहा है राजस्थान था। कौन था? राजस्थान था। और सबसे स्मॉलेस्ट आपका गोवा है, जहाँ पर हर घर जल सुविधा चालू की गई है। सबसे पहला राज्य बना था कौन? गोवा। अब आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि सबसे पहला जिला कौन सा बना है। जल्दी से, अभी करंट का आपका चल रहा है और आप सभी लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी ये पूछा नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है, आरओ इंतजार कर रहा है आपका, तो आरओ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना? तो सबसे पहला राज्य बन गया है आपका, आप कहेंगे कि गोवा। और सबसे पहला जिला कौन सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहला हर घर जल कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है ना? यहाँ तक कि हमने आप सभी से मोटी मोटी बात कर ली थी। अब आज शुरू करने वाले हैं। ये भी हो गया था, लेकिन फिर भी यहीं से शुरू कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे, ठीक है ना? आप बिल्कुल ना भूल पाए, ठीक है ना? चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका कर्क रेखा हो, चाहे वो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो, कुछ भी आपको भूलने नहीं देंगे, ठीक है ना? तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। ये है आपकी क्या, देखिएगा, कहा गया है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, ठीक है ना? ये अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। कौन सी? स्थल की, स्थलीय सीमा, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, स्थलीय सीमा है। और जो आपकी समुद्री सीमा है वो 3 देशों से लगती है, श्रीलंका से, मालदीव से और इंडोनेशिया से। आई होप कि यहाँ तक की आप सारी बात समझ सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया था कि सबसे बड़ी सीमा आपके बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, और सबसे कम आपकी अफगानिस्तान से। मात्र और मात्र 100 किलोमीटर प्लस है, बस 106 किलोमीटर है, ठीक है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर वही सारी बातें कही गई कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? बांग्लादेश। जो हमारा त्रिपुरा है, कौन सा? तो आप कहेंगे जो त्रिपुरा है हमारा, ये तीनों तरफ किससे गिरा है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से गिरा हुआ है, तो वो आपका होगा त्रिपुरा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के अब क्रम पर यहाँ पर भी बात हो चुकी थी कि सबसे ज्यादा किससे साझा करती हैं ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना? त्रिपुरा आपका घिरा हुआ तो है, लेकिन सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा किसको? पश्चिम बंगाल आपका बड़ा लंबा चौड़ा है, तो पश्चिम बंगाल से इतने किलोमीटर की। और फिर उसके बाद इधर आ जाता है राजस्थान, पाकिस्तान से गिरा हुआ है, ठीक है ना? किससे? तो आप कहेंगे पाकिस्तान से। और फिर अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ तक की बात हो गई थी। नागालैंड सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, याद रखिएगा, नागालैंड जो है सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, मात्र और मात्र 125 किलोमीटर, ठीक है ना? और आपका लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उनमें से आपका पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। यहाँ तक की मोटी मोटी बात हो गई थी। ये आपका रिवीजन है, तो आप फटाफट अब रिवीजन करेंगे। अब आपका यहाँ से आज का क्लास शुरू होता है, तो आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे, ठीक है ना? आइए,
कहा जा रहा है कि भारत के तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट टोटल कितने हैं? 9 राज्य हैं। कितने हैं? तो आप कहेंगे 9 राज्य हैं। क्या इसके आगे मैप लगा है? हाँ, बिल्कुल मैप लगा है। तो आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, कहा गया है कि कोस्टल राज्य या तटीय मैदान आपके कितने हैं? 9 हैं। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन होगा? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। कौन सा होगा? तो बांग्लादेश। नहीं दिखेगा? ओके। तो कौन सा होगा? बांग्लादेश आपका, अरे गुजरात होगा। कौन सा होगा? तो आप कहेंगे गुजरात होगा। ठीक है ना? तो एक नंबर पर गुजरात आ गया। फिर आपका देखिए महाराष्ट्र लग रहा है। फिर आपका देखिएगा तीसरे नंबर पर कर्नाटक लग रहा है। ठीक है ना? चौथे नंबर पर आपका केरल लग रहा है। और यहीं पर ये छुटकू सा जो है पांचवा बन जाएगा। कौन सा? तो आप कहेंगे गोवा बन जाएगा। अगर आपको क्रम से याद रखना है तो क्रम से याद कर लो। तो तीसरा आपका गोवा बन जाएगा, चौथा आपका कर्नाटक बन जाएगा और पांचवा आपका केरल बन जाएगा। तो 5 राज्य आपके पश्चिमी तट से सीमा साझा करते हैं। कौन है ये? पश्चिमी तट के हैं। और 4 राज्य आपके पूर्वी तट के हैं। तो एक राज्य आपका कौन हुआ? वेस्ट बंगाल, दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश और चौथा आपका होता है तमिलनाडु। ठीक है? तमिलनाडु। तो आई होप कि ये सारी बातें आप जान रहे हैं। सबसे ज्यादा किससे लग रहा है? तो आप कहेंगे गुजरात से। सबसे कम हमारा छुटकू गोवा से। किससे लगेगा? गोवा से लगेगा। ठीक है ना? देखिए बाकी सारे बड़े बड़े राज्य हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 22 भाषाओं को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की भाषा या भारत के संविधान की भाषा नहीं है। आपको राजस्थानी दे देगा और आप वहां फंस सकते हैं। पूछिए क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि आपको लगेगा कि राजस्थान से हमारी कर्क रेखा जाती है, तो इसका महत्व जरूर होगा। ठीक है ना? तो राजस्थान से आपकी कोई राजस्थानी भाषा नहीं है। ठीक है ना? और यहाँ से आपका क्या जाती है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा हमारी भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। आपको उल्टा सीधा पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब सब याद करा दिए हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके इस प्रश्न का पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कहा गया पूर्वी तट पर स्थित राज्य आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और टोटल मिलाकर कितने हैं? 4 राज्य हैं। उसके बाद कहा गया पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कुल मिलाकर कितने हैं? 5 राज्य। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात होगा। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उसके बाद आएंगे। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन होंगे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होंगे। दूसरे नंबर पर आपके लक्षद्वीप आएंगे। ठीक है ना? और सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य कौन होगा? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आपका गुजरात आएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी कुछ जल संधियां महसूस हो रही हैं, कि आपको लग रहा है ये जल संधियां लिखी हुई हैं। ठीक है ना? तो जल संधियां क्या होती है? क्या किसी ने जल संधियों को देखा है कभी? अच्छा चलिए, जल संधियों को नहीं देखा है तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? जो आपका कहा गया है भारत की प्रमुख जल संधियां कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले लिखी गई है कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को एक दूसरे से अलग करेंगी। तो आप कहेंगे लक्षद्वीप को और किसको अलग करेंगी? तो मिनिकॉय को अलग करेंगी। किसको? मिनिकॉय को। कौन? 9 डिग्री चैनल। ठीक है ना? फिर इसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल जो होगा वो मिनिकॉय से किसे अलग करेगी? मालदीव को अलग करेगी। किसे? मालदीव को अलग करेगी। एकदम नोट करते हुए चलिएगा। फिर 10 डिग्री चैनल जो होगा वो किसे? ये इधर अंडमान निकोबार की तरफ रहेगा। तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। किसको अलग करती है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार को अलग करती है। एकदम लिख लो, नोट्स बनाते चलो अब अपने आप साथ साथ। ठीक है ना? तो अगर पूछे, अगर और अंदर जाए, अगर आप प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहा गया है लघु अंडमान। ठीक है ना? और क्या? कार निकोबार। कौन होगा? कार निकोबार। बिल्कुल आप इनको याद कर लो, कार निकोबार। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे कोई कोई केवल इतना याद करके रखता है कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। कभी कभी ऑप्शन में इसका जो मेन है कि लघु अंडमान और कार निकोबार को ये भी पूछा गया है।
उसके बाद कहा गया दक्कन चैनल किसको अलग करेगा, तो दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान और आपका लघु अंडमान को अलग करता है, याद रखेंगे। फिर कहा गया ग्रेट चैनल आपका किसको, तो सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है, ठीक है ना। जो आपका ग्रेट निकोबार जो सबसे लास्ट में निकोबार है, तो उसको कौन अलग करता है, सुमात्रा से निकोबार कौन अलग करेगा, ग्रेट चैनल अलग करता है। पाक या पार्क स्टेट, पार्क नहीं पाक स्टेट है ना, ऐसे पाक स्टेट किसको अलग करेगी, तो आप कहेंगे तमिलनाडु को श्रीलंका के मध्य है, ठीक है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, श्रीलंका हमारा अनन्य क्षेत्र है, ठीक है ना। अनन्य क्षेत्र मतलब व्यापारिक क्षेत्र, इसीलिए ये भारत के साथ अपनी सीमा या भारत के मैप पर इसको दिखाया जाता है, और जो श्रीलंका के होंगे वहां पर भारत का मैप दिखाया जाता होगा। कितनी बड़ी बात है ना, कि वो छोटू सा देश और फिर हमारे आगे देखिए वहां हमारा देश छोटा दिखाया जाता होगा, उनका देश बहुत बड़ा दिखाया जाता होगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा वो छोटू सा है। आइए, मन्नार की खाड़ी क्या करेगी, तो दक्षिणी अंडमान को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है ना। ये दक्षिणी अंडमान को श्रीलंका से बीच में है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कि आपको याद हुए होंगे या समझ में आया होगा, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है गर्मी ना, इतनी ज्यादा गर्मी है। चलिएगा, तो ये रहे आपके कुछ प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में कहा गया भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी प्रश्न आपके बीच में पूछे गए हैं। तो पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके बीच में दिखाया गया है कि डूरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फिर मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में, किसके, भारत और चीन के बीच में है। फिर आपकी रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अभी आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा। फिर शून्य रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेखा है, याद कर लो। शून्य रेखा जो है वो त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच है। कहाँ पर, त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा आप जान रहे हो ना, जो तीनों तरफ से किससे गिरा है, तो आप कहेंगे तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से ही गिरा है, और जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से ये गिरा है, तो यही क्या है आपकी, यही जो त्रिपुरा है, ये वाली त्रिपुरा, तो ये क्या है, शून्य रेखा से त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहा गया एलओसी क्या है आपकी भाई, पूछा गया है एलओसी क्या है। तो कुछ बच्चों को पता होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एलओसी कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के या भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में एलओसी पाई जाती, क्या पाई जाती है, तो आप कहेंगे एलओसी पाई जाती है। अरे भाई, एलओसी पाई जाती है ना, ये है एलओसी। अब देखिए इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कि एलओसी क्या होती है, तो आप कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। फिर आपकी एलएसी पाई जाती है, एलएसी, तो एलएसी क्या होता है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आपका अक्साई चीन में है। कहाँ पर है, ये आपकी स्थित है। इसीलिए मैंने आपको मैप के माध्यम से सारा मैटर दिखाया, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूजन अपने अंदर ना क्रिएट करें, ठीक है ना। तो ये आपकी एलओसी है और वो आपकी एलएसी है, ठीक है ना। तो आप इसे देखिएगा, इसी एलओसी में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्या स्थित है, आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर भी आता है कि नहीं, सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर आपका उपस्थित है, ठीक है। अभी आपके बहुत ही रेयर, बहुत ही शानदार तरीके से ये पूछा गया था, आपके बीच में प्रश्न बनेंगे कि लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है। अभी आगे चल के बताएंगे। जैसे देखिएगा, ये लद्दाख है, ये लेह है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, क्या है, जम्मू कश्मीर है, और नीचे आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्या है, अक्साई चीन कहाँ है, तो चीन की तरफ है। किसकी तरफ, चीन की तरफ है, और हमारे भारत में आज भी दिखाया जाता है। देखिए ये पहली क्लास तक का था, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया था पूरा, तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कट रहा है, चलिए जो कट रहा है उसको हम बोलेंगे, आप बस सुनते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको कहा गया है सही नहीं है, बताइए। तो मैंने कहा आपको ये पूरी बात बताइए कि अगर 32,87,000
32,87,263 वर्ग किलोमीटर ना दिया गया हो तो आपको क्या दिया जाएगा कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो बात सही है। फिर कहा गया भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिएगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार की बात कही गई है तो वो कहा गया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। बिल्कुल सही बात है। जो आपका देशांतरी विस्तार है, जो आपका देशांतरी विस्तार है, इसमें कहा गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 27 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है ये। और ये पूर्वी मत भूलिएगा, ये क्या है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी पूर्वी देशांतर, ये क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है ना। ये उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये बातें तो बिल्कुल सही हैं। मैंने आप सभी लोगों को रटा रखा है, या आप पहले से भी जान रहे हो कि हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, ठीक है ना। आप कमेंट करके बता सकते हो कि 29वां राज्य कौन सा बना था। आइए अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कही गई है बात, तो आपका क्या उत्तर सही होगा, डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर एक गुजरात के सबसे पश्चिमी हिस्सा, जो आपका गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा होगा, इसकी बात कही गई है। और इधर कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी हिस्सा होगा, क्या होगा, सबसे पूर्वी हिस्से की बात कही गई है, ठीक है ना। तो कहा गया है कि गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा, प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल आता है। तो अभी मैंने आप सभी के बीच में थोड़ा सा ये ऊपर बना है ना, इसको घसीट के लाते हैं इसके बराबर, तो क्या होगा, तो अभी मैंने आप सभी लोगों के बीच में क्या बताया कि गुजरात का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्से के बीच में कितने देशांतर का अंतर आएगा। तो आप कहेंगे कम से कम 30 पूर्वी देशांतर का अंतर आने वाला है। अब जब 30 पूर्वी देशांतर का अंतर आने वाला है, ठीक है, तो 30 और 1 देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो आप इसमें गुणा कर दो, कितना आएगा, 120 मिनट, मतलब 120 मिनट मतलब आपका 2 घंटे है, ठीक है। देखिएगा मांग हो रही हमारे पूर्वोत्तर भारत की तरफ से कि हमें एक दूसरी मानक समय रेखा दीजिएगा। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो मांग कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत वाले, क्योंकि वहां पर सूर्योदय 4 बजे हो जाता है भोर में, ठीक है ना। और गुजरात वगैरह में हम लोगों के यहाँ 6 बज जाता है, 5:30 बज जाता है, 6 बज जाता है। अब सुबह वाला तो ठीक है, अब वहां क्या होता है, जब 4 बजे सूर्योदय होगा तो भाई हर हालत में आपको 7 बजे ऑफिस जाना रहेगा, ठीक है ना। अब आप, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं 7 बजे सूर्योदय होता है या 6 बजे होता है, तो 9 से 10 के बीच में ऑफिस निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई 4 बजे होगा तो 7 और 8 के बीच में ये लोग ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये लोग ऑफिस जाने के बाद वहां से 4 बजे छुट्टी भी तो होगी, क्या होगी, छुट्टी भी होनी चाहिए ना, छुट्टी भी होती होगी अब उन लोगों का, क्योंकि सूर्योदय वहां पर जल्दी होगा और हमारे यहाँ सूर्योदय बाद में होगा, ठीक है ना। क्योंकि सूर्योदय क्या होगा, अस्त, जब सूर्य उदय सबसे पहले हुआ तो भाई अस्त भी सबसे पहले यहीं से होना शुरू कर दिया जाता है ना। तो आप इस तरह से फैक्ट बना करके भी कुछ चीजें याद कर सकते हैं। यहाँ तक की थी पहली क्लास। शायद एक और क्वेश्चन था, देखिए 9 डिग्री चैनल की बात की जा रही है, तो कहा गया कवर रत्ती और मिनी काय के बीच में है। हाँ बिल्कुल, कवर रत्ती और मिनी काय के बीच में ही है, ठीक है ना। या इसी के पास आप लिख सकते हो कि लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में है। और मिनी काय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मिनी काय अमीनी द्वीप और कवरत्ती के बीच में ऐसी कोई नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने बैच नहीं लिया है तो अभी परचेज करने का आपके पास भरपूर समय है, आप जरूर बैच लेने का प्रयास करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्या होगा, ARO 2023 के लिए है जो बैच शुरू होने जा रहा है। अगर आप पीछे हो जाएंगे तो पीछे ही होते चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप
कवर करते रहेंगे कि कितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करें हम, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप बेहतर तरीके से पहले से लग जाए तो और बेहतर बनता जाएगा। आइए चलिए, अब आज हम बात करने वाले हैं आपके बीच में भारत का भौतिक विभाजन। किसकी बात करेंगे? तो भारत का भौतिक विभाजन। किसकी बात करेंगे? तो आप कहेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ठीक है। तो भारत का भौतिक विभाजन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। किसकी? तो भारत के भौतिक विभाजन का बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आई होप कि बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम 4 प्रकार से किया जा सकता है, कुछ कहेंगे 5 प्रकार से किया जा सकता है, कुछ कहेंगे 6 प्रकार से किया जा सकता है, जिसने जैसा पढ़ा अपनी बुक में ना। तो भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो आप कहेंगे 4 प्रकार से किया जा सकता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय। कौन सा होगा? तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय होगा, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय या आप कहेंगे तिब्बती हिमालय। फिर उसके बाद आता है आपका, फिर उसके बाद आपका आएगा कौन सा? तो आप कहेंगे उसके बाद बृहद हिमालय आता है। क्या आता है? बृहद हिमालय, ठीक है ना। बृहद हिमालय में भी कई आपके पोर्शन छुपे हुए हैं। फिर आपका आता है कौन सा? तो आप कहेंगे ये वाला बेल्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं लघु, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बृहद हिमालय के बाद? अरे देखिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आप उसको उसके पार्टी बता दे रहे हैं ना। चलिए चलिए, तभी तो हम वो सोच रहे हैं। चलिए, तो कितने भागों में किया जाता है तो आप पहले लिख लें। सबसे पहला भाग होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर का क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा पोर्शन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर आएगा। ये क्या होगा? आपका पहले नंबर का आएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका, मान लीजिएगा आपको मानने में क्या है ना, प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है भारत का या उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान क्या होगा? उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। क्या होंगी? उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ये चीजें आपकी आएंगी। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ तक, ये कौन सी चीजें होंगी? ये आपके तीसरे नंबर की हो जाएंगी। फिर आपका आता है तटीय मैदान, तटवर्ती ये वाले मैदान, और इसी के अंतर्गत कहा गया है तटीय मैदान और द्वीपीय मैदान, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं तटीय मैदान और द्वीपीय मैदान, मतलब 4 भागों में मोटा मोटा विभाजित किया गया है। पहला तो आप कहेंगे उत्तर का पूर्ववर्ती मैदान या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा आपका उत्तर का विशाल मैदान जहां गंगा यमुना का बेल्ट पाया जाता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र है, इसीलिए इसे गंगा यमुना क्षेत्र भी कह दिया जाता है या गंगा यमुना मैदान भी कह दिया जाता है। सबसे ज्यादा लोग गंगा के किनारे ही क्यों बसे हैं? तो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि गंगा यमुना के पीछे क्या रीजन है, जो हमारे बीच में गंगा से समाता है तो ये उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। कैसी मिट्टी लेकर आती? उपजाऊ मिट्टी लेकर। आप गंगे के पानी से ही तो नहर में पानी जाता है, नहर में पानी कहाँ से आएगा? गंगा से जाता है, ठीक है ना। जो आपके जैसे बम्बा वगैरह होता है गांव वगैरह में, तो बम्बा में पानी कहाँ से जाता है? नहर से। नहर में कहाँ आया? गंगा से। अब गंगा के साथ कुछ तो उसके अपचय पदार्थ जाएंगे ना, बिल्कुल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा लोग भी यहीं पर आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी ये 4 पार्टों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। कितने पार्टों में? तो आप कहेंगे 4 पार्टों में बांटा गया। आप लिखते चलिएगा ना, कितने भागों में बांटा गया? 4 पार्टों में। अगर नहीं लिखेंगे तो नोट्स हम
देंगे, ठीक है ना? जितना हमसे हो सकेगा हम उतना आपको नोट्स देंगे, पर प्रयास करें कि आपको लिखने क्या, आपके पास एक आध बुक तो होंगी ही होंगी, उस बुक पर आप हाइलाइटर लीजिएगा और हाइलाइट करते हुए चलते चलिएगा। ये आपकी रिवीजन क्लास है, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है कि मैं आपको एक-एक चीज़ लिखाऊँगी तो आप फाउंडेशन कोर्स है तो आप बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना समय नहीं है, सिर्फ़ आपको एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आपको अपनी रिवीजन की धार मिलती रहे, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिएगा, अब शुरू करते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आप कहेंगे उत्तर का पूर्ववर्ती या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे, अब देखते हैं पहले कहीं खाली पेज ले लिया जाए। अच्छा, खाली पेज नहीं जुड़ेगा इसमें। चलिए, हाँ, ये खाली पेज है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, देखिए बस आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आइए हम लोग चलते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर, ठीक है? आइए, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर देखेंगे, ये हम किधर से चल रहे हैं, हम ये नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं। किधर? नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, ठीक है ना? मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। तो उत्तर की दक्षिण की तरफ चलने के क्रम पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, तो आप कहेंगे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तिब्बत का पठार मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहले हमें तिब्बत का पठार मिलता है। क्या मिलता है? तिब्बत का पठार मिलता है। तिब्बत के पठार से जैसे ही ऊपर चलेंगे हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे टेथिस सागर मिलता है। टेथिस सागर मिलता है, ठीक है ना? क्या मिलता है, तो आप कहेंगे टेथिस हिमालय या टेथिस सागर मिलता है, ठीक है ना? आप हिमालय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, तो क्या मिलता है, टेथिस हिमालय मिलता है। और फिर और जैसे ऊपर चलते हैं तो आप कहेंगे यहीं पर हमें क्या मिलेगा, वृहद हिमालय मिलता है। क्या मिलता है? वृहद हिमालय। और फिर आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लघु हिमालय मिलेगा, ठीक है? और उसके आगे चलते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शिवालिक हिमालय मिलेगा। शिवालिक हिमालय मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, अब आप ऐसे ही आकृति अपने साथ बनाते जाए ना, और इसके आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर अब भाबर वगैरह, भाबर खादर सब मिलने लगेंगी, ठीक है ना? क्या मिलेंगी? भाबर वगैरह मिलेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, तो सिंधु गंगा मैदान मिलने लगेगा यहीं से। क्या? सिंधु गंगा मैदान मिलेगा। आप अपने साथ उत्तर से दक्षिण आना है, उत्तर से दक्षिण मैप लेकर बैठिएगा ना, उत्तर से दक्षिण। अब ये हम यहाँ तक पहुंचे और फिर आगे देखेंगे क्या मिलेगा, तो आपने आगे देखा कि आगे क्या मिलने वाला है, तो आपने देखा कि यहाँ पर विंध्य विंध्य हिमालयन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो विंध्य हिमालयन मिलेगा, ठीक है? ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दो नदियों के बीच से बहती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको मैपिंग करके जब करोगे तो आपको और अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना? आपकी बुक पर ऐसी ऐसी मैपिंग दी गई है, ठीक है ना? चलिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा होगा, तो शिवालिक सबसे दक्षिणतम है। क्या है? दक्षिणतम है इसमें। शिवालिक क्या होगा? शिवालिक सबसे दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी के अंतर्गत आती है आपकी, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। क्या करें? इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिएगा, अगर नहीं याद है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो याद रहेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे तिब्बत का पठार मिलता है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आप कहेंगे तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। फिर आपको टेथिस हिमालय मिलता है, फिर आपको बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर बाबर भाबर खादर ना, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, और फिर सिंधु गंगा मैदान, और फिर आपका विंध्यन मिलता है।
तो इस तरह से अगर आपने पढ़ाई की है या पढ़ लिया एक बार भी, आपकी बुक पर भी यही सेम टू सेम चित्र दिखाया गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, एकदम रट लेंगे। और ये क्रम पूछा जाता है आप सभी के बीच में। क्या पूछा जाता है? तो आप आप कहेंगे ये क्रम आपके बीच में पूछा जाता है। अच्छा, बताएंगे कितने लोग इस क्रम को, कि उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाएगा तो कैसे कैसे आप बताओगे? अभी आप बता ले जाओगे ना? आप सभी लोग अभी बता ले जाएंगे ना? चलिएगा, 1 सेकंड समय दीजिएगा। चलिए, अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि तैतीस सागर आया है, तो कुछ बताएं भी तो मैडम, कि तैतीस सागर कैसे क्या निर्माण हुआ? बहुत से लोग सोच रहे होंगे ना, कि नहीं सोच रहे हैं? अच्छा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, तैतीस सागर के बारे में कितने लोग सोच रहे हैं? चलिए, तैतीस सागर तो अब आप इतना पढ़े होंगे, जिस किसे लॉरेशिया कहा जाता है। अब ये आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम 33 सागर नहीं बताने आए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारी इन चीजों को पढ़ना अब शुरू कर दें, ठीक है? देखिए, कहा गया है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना के एक दूसरे से दूर हटते गए, जिसे 33 सागर का खुलना कहा गया। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, जब ये एक दूसरे से क्या हो गए, दूर होते चले गए, तो 33 सागर क्या हो चुका, ऊपर खुलता चला गया, ठीक है ना? यही 33 सागर हिमालय का रूप लिया, यही 33 सागर, ठीक है ना? क्योंकि हिमालय ने इसमें मारा धक्का, तो ये ऊपर सट गया, जाके एकदम लग गया कि भाई अब इससे ऊपर हम नहीं जाने वाले ना। तो इसी 33 सागर की बात यहीं पर शुरू की गई है। चलिएगा, अब बात करते हैं हम लोग आगे चल के। अब इसमें बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय, जो मैंने बताया कि अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाएंगे, ठीक है? देखिएगा, जब आपका आता है ट्रांस हिमालय, या इसी को कहा जाता है तिब्बत हिमालय, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आएंगी, ये खूब पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत आपका काराकोरम श्रेणी आएगी। कौन सी आएगी? काराकोरम। जास्कर श्रेणी आती है, कौन सी? जास्कर। और इसी के अंतर्गत जास्कर लद्दाख श्रेणी आएगी, कौन सी? लद्दाख। और इसी के अंतर्गत कैलाश श्रेणी आएगी, कौन सी? कैलाश श्रेणी आएगी। तो इनको तो आपको रट लेना है, कौन कौन सी आएंगी, तो आप कहेंगे कि इसके अंतर्गत आपकी कौन कौन सी, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आएंगी, ठीक है ना? और कैलाश श्रेणी भी आती हैं। तो ये कभी कभी क्रम पूछता है, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, कैलाश की, ठीक है ना? तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक है ना? और वहीं पर आप मैप लेकर बैठे होंगे, तो आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। हो रही है कि नहीं हो रही? जरूर कमेंट करके आप बताएं, ठीक है ना? और अभी तक अगर आपने क्लास नहीं ली है, तो अब आप क्लास लेने में देरी नहीं करें, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है ना? अब चलिए, अब बात करते हैं एक एक करके। जैसे मैंने कहा कि काराकोरम श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है ना? यहीं पर जैसे मैंने कहा, इसी के अंतर्गत दक्षिण वाली, अरे उत्तर पूर्व वाली क्या आएंगी? नागा आएगी, पटकोई आएगी, अराकान योमा आएगी और मणिपुर आएगी। इसी आपके उत्तरी मैदान या यूं कहें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। देखिएगा, मैंने इसीलिए वहां पर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ नहीं था। आइए अब इसके अंतर्गत देखते हैं। देखिएगा, आई होप कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इसके अंतर्गत देखेंगे, अच्छा इसमें तो श्रेणी का नाम ही नहीं दिया ना, चलिए इसमें तो दिया है ना। हाँ, इसमें इसके अंतर्गत देखेंगे, आप सभी लोग देखेंगे, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आपकी आती है काराकोरम श्रेणी, कहाँ है ये? और फिर उसके नीचे है आपकी जास्कर श्रेणी, ठीक है ना? लद्दाख श्रेणी फिर आएगी आपकी
जास्कर श्रेणी, ये है आपकी कैलाश श्रेणी। क्या है? कैलाश श्रेणी। देखिएगा यहीं पर नंदा देवी हैं, ठीक है ना। अब माउंट एवरेस्ट की आप बात करेंगे अभी ना, माउंट एवरेस्ट वगैरह भी यहीं आएगा, बताते हैं। और इसी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो आप कहेंगे पटगई बुम आएंगी, नागा पहाड़ी आएंगी, मेजो पहाड़ी आएंगी, और यहाँ पर आपका म्यांमार की एक अराकान योमा है। अराकान योमा श्रेणी भी इसी के अंतर्गत पाई जाती है। और यहाँ पर आप कहेंगे मणिपुर पर, मणिपुर यहाँ पर है मिजोरम के ऊपर, मणिपुर की एक है तो उसको कहते हैं मणिपुरी भी आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अभी अब क्या किया गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? क्या किसी को पता है क्या कि ये कौन कौन से 4 भाग थे? तो मैंने कहा इसमें से एक सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है वृहद हिमालय, या इसी को कहा जाता है महान हिमालय, तीसरा आता है आपका लघु हिमालय, क्या आता है? लघु हिमालय, और चौथा आता है आपका शिवालिक हिमालय। क्या आएगा? शिवालिक हिमालय। याद रहेगा ना? याद रखें आप, याद रखना पड़ेगा आपको। देखिएगा हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, क्या इसी ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या आएंगे, तो आपकी कहेंगे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणी इसी काराकोरम या इसी ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब मैंने बताया आप सभी लोगों को क्या आएगी, काराकोरम आएगी, जास्कर आएगी, लद्दाख आएगी, कैलाश आएगी, 4 की मैंने बात की। अब इनमें से सबसे पहले जो आपकी श्रेणी आई है, क्या श्रेणी आई है, तो आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर श्रेणी आई है आपकी काराकोरम। अब जरा देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। तो ये आपकी रही काराकोरम श्रेणी, ये रही, ठीक है ना। अब काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अब इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब यही आप लिखते चलें, काराकोरम श्रेणी डालकर यही लिखते चलें। तो काराकोरम श्रेणी जो है आपकी, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। कौन सा होगा? ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत होगा। क्या होगा? सबसे उत्तरी पर्वत है। अब आप ऐसे फैक्ट बनाकर लिख लो, सबसे उत्तरी पर्वत पूछा जाएगा तो कौन सा है, तो आप कहेंगे काराकोरम है, ठीक है ना, काराकोरम श्रेणी है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, कृष्णगिरी नाम से। लिखो भाई, कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पास करना है, क्रैक करना है तो जरूर लिखें, नहीं करना है, काम चलाना है तो ना लिखें भाई, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसी को कृष्णगिरी व उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या? उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक है, उच्च एशिया की रीढ़ भी कही जाती है। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती है, जिसे K2 कहा जाता है, माउंट K2 के नाम से जानी जाती है। इसी को आप कहेंगे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो आप कहेंगे कि गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है ना, याद हुआ ना, याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। यहीं पर आपकी नुब्रा घाटी पाई जाती, क्या पाई जाएगी? यहीं पर आपकी नुब्रा घाटी पाई जाएगी, लिख लो। यहीं पर आपका सियाचिन ग्लेशियर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर आपका बाल्तोर ग्लेशियर पाया जाएगा। जो भी आपके ग्लेशियर है, नुब्रा घाटी पाई जाएगी, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, ठीक है ना, हिस्पर ग्लेशियर। इनको याद नहीं करना है, लेकिन दिमाग में मोटा मोटा रखना है, क्योंकि आपसे श्रेणी जरूर पूछ लेता है कि किस श्रेणी के अंतर्गत
कहाँ पाई जाती है, तो आपको तब याद रहना चाहिए, ठीक है ना, तब याद रहना चाहिए। अब इसके बाद मैंने कहा कि यहीं पर जो ट्रांस हिमालय है उसमें काराकोरम आया। अब आती है बात किसकी, लद्दाख की। किसकी बात आएगी, तो मैंने कहा लद्दाख की बात आएगी। आइए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रही लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना, क्या रही, तो आप कहेंगे मैडम जी ये रही आपकी लद्दाख श्रेणी। आइए अब लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं। ये दिखेगा, हाँ दिखेगा, दिख रहा है ना, आई होप कि आपको ये पेन दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो लद्दाख श्रेणी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। क्या याद करना है मैडम बताओ, याद तो हम कर ही रहे हैं सब कुछ, इसको भी लपेट लेंगे ना। तो लद्दाख श्रेणी जो हो वो लेह के कहाँ पाई जाएगी, तो आप कहें लेह के उत्तर में पाई जाएगी। लिख लो, पूछा गया है प्रश्न, लेह के उत्तर में पाई जाएगी लद्दाख श्रेणी। कहाँ पर पाई जाएगी, तो आप कहेंगे लेह के उत्तर में। कहाँ पर, लेह के उत्तर में पाई जाएगी आपकी लद्दाख श्रेणी, और काराकोरम के दक्षिण में। अब आपको तो ये तो दिख ही रहा है, काराकोरम के दक्षिण में है ना। और लिख लो भाई कि काराकोरम के दक्षिण में है। कहाँ पर है, साउथ में है। लिख जरूर लेना आप, ठीक है ना, कहाँ पर है, साउथ में है, ठीक है। ये बात हुई आपकी लद्दाख। क्या लद्दाख इतने में ही समाप्त, नहीं, इतने में क्यों समाप्त हो जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे कि लद्दाख पर ही स्थित है एक हिंदू धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जिसे कहते हैं कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत। अब आपको अगर शिव जी से मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, लद्दाख श्रेणी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे मैडम जी लद्दाख श्रेणी जाना पड़ेगा, जहां पर कैलाश पर्वत है, और ये तिब्बत और चीन के पास है। कहाँ पर है, तिब्बत। अब यूं कहे, तिब्बत को तिब्बत ही क्यों कहते हैं, उसको सीधा सीधा चीन बोल दे, क्योंकि तिब्बत में चीन ने ही कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल की चोटी, विश्व की सबसे खड़ी ढाल की चोटी, विश्व की सबसे खड़ी ढाल की चोटी, क्या कहेंगे, खड़ी ढाल की चोटी, यही लद्दाख श्रेणी में पाई जाती। कौन सी है, राका पोशी। याद कर लो भैया मेरे, क्या करो, याद कर लो, राका पोशी है। कौन सी है, राका पोशी है आपकी, ठीक है ना, इसी की। और जो कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है, और ये कहाँ पर स्थित है, अक्साई चीन पर। मैंने दिखाया था ना अक्साई चीन पर, ये स्थित कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि अक्साई चीन पर है, ठीक है ना, अक्साई चीन पर स्थित है। राकापोसी सबसे खड़ी ढाल की चोटी विश्व की है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल की चोटी कौन सी है, ऐसे खड़ी ढाल की चोटी है राकापोसी। कहाँ पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आपकी ये पाई जाती है। यहाँ तक कितने बच्चे सहमत हैं, जल्दी से बताएंगे कितने लोग सहमत हैं, ठीक है ना। जो अब क्या हुआ, 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसी में ये क्या हो गई थी, अक्साई चीन में कब्जा कर लिया था, किसने, चीन ने। और उसी के साथ ये क्या हो गई, चली गई भाई ना, कहाँ चली गई, चीन के पास। लेकिन हम आज भी अपने मैप पर दिखाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट जरूर करते चले ना, क्योंकि ये नोट्स यहाँ से सेव नहीं किए जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये पीडीएफ में सिर्फ ये मैप ही दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ में सिर्फ ये मैप, और ये मैप लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, ठीक है ना। इस पीडीएफ में और कुछ आपको नहीं दिया जा सकता। मैं प्रयास करूंगी कि आपको अपने नोट्स या अपने नोट्स बना करके इसको दूं रोज का रोज, ठीक है। चलिएगा, आगे आता है, जैसे मैंने कहा कि लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर श्रेणी हो गई, अरे लद्दाख हो गई, काराकोरम हो गए, उसके बाद क्या आएगा, जास्कर श्रेणी। ये लास्ट श्रेणी होगी, फिर आगे आपकी क्लास कल होगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि इस श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको नई देखने को मिलने वाली हैं। तो कहा जाता है कि जास्कर श्रेणी क्या होगी, लद्दाख के दक्षिण में। देखिए काराकोरम के दक्षिण में कौन थी, लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन होगी, जास्कर श्रेणी, ठीक है ना।
देखिएगा, काराकोरम के दक्षिण में कौन होगी? तो आप कहेंगे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन होगी? तो आप कहेंगे जास्कर श्रेणी। तो आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि जास्कर श्रेणी क्या होगी? लद्दाख के दक्षिण में होगी। कहाँ पर होगी? लद्दाख के साउथ में पाई जाएगी महाशय। ये भैया यहाँ बैठी हैं अपना एक अलग है राज यहाँ पर ये दिखा रही हैं। फिर उसके बाद यहीं पर कहा गया कि लद्दाख श्रेणी जो होती है वो लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच में क्या होती है? तो सिंधु नदी घाटी है। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो सिंधु जी जा रही हैं। सिंधु नदी घाटी है कहाँ पर? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से। याद रखेंगे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में कौन से? सिंधु नदी घाटी है ना। ये सोची मैं कहा बीच में अब किनारे बैठी रहूं, मैं भी बीच से निकल जाती हूँ ना। बीच में टांग अड़ाना इनका काम हो गया है ना। तो क्या कहेंगे कि यहीं पर लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच में क्या गई है? सिंधु नदी घाटी गई है। इसका जो सिंधु नदी घाटी गई है, अब इसका जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक विस्तार गया है? तो आप कहेंगे कहाँ तक विस्तार गया? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड राज्यों में है। उत्तराखंड राज्य तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य तक फैला हुआ है। अब इसी के किनारे आपका माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, कौन कौन से दर्रे आएंगे? तो आप कहेंगे यहीं पर माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किगरी बिगरी दर्रा इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। कहाँ पर आएंगे? इसी श्रेणी के अंतर्गत। और इसी श्रेणी के अंतर्गत एक नंगा पर्वत आता है। कौन सा पर्वत आता है? आप कहेंगे नंगा पर्वत। अब कुछ लोग कहेंगे कहे मैडम कपड़ा वपड़ा पहन के ना बैठता है का ना, ऐसे भी प्रश्न बचकानी हरकत वाले आप लोग करोगे। अरे उसका नाम ही है क्या? तो आप कहेंगे उसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर कहीं पर आपको नंगा पर्वत दिख रहा है, हो सकता है इस मैप पर ना हो, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका नंगा पर्वत होगा। यहीं से शुरू हुई होती है। ठीक है ना। कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर शुरू होती है। ठीक है ना। तो ये थी नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक ये श्रेणी आती है। ये देखो भैया, ये यहाँ तक फैली है, अराकान योमा तक। अराकान योमा कहाँ है? तो आप कहेंगे म्यांमार में है। ठीक है ना, जिसे हम लोग पहले वर्मा नाम से जानते थे। तो यहाँ तक ये फैली है श्रेणी। अब इसके आगे बात करेंगे कल। और ये देखो कोसी नदी है, लेकिन हमको जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला। नंगा पर्वत आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 1 सेकंड समय दीजिएगा, शायद इस मैप पर नंगा पर्वत दिखाया गया है। देखिए कामेत पर्वत दिखाया गया है, नंगा पर्वत भी होगा हमारी समझ से। ठीक है ना। तो यहीं पर आप अपने मैप पर देखेंगे तो मैप पर आपको दिखाया गया है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक जाती है। कहाँ तक जाती है? नामचा बरुआ, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह की ये क्लास रही आज की, और इसके माध्यम से मैं आज लेकर जो आई थी कि इसके माध्यम से अभी आपको बताएंगे ये कोरोमंडल तट क्या है, मालाबार तट क्या है, कोंकण तट क्या है, उत्तरी सरकार तट क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, खूब पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है ना। ये देखिए कि आपका नर्मदा नदी है, और आप देखेंगे यहीं पर आपकी ताप्ती नदी है, उसके बीच से सतपुड़ा श्रेणी जाती है। ठीक है ना। ये आपकी ताप्ती नदी है। ठीक है ना। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर कैसी नदियां हैं? तो आप कहेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, नर्मदा, ताप्ती किसका उदाहरण है? और दामोदर, अब तो दामोदर नदी भी आ गई है ना। तो इन तीनों किसका उदाहरण है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास हम सभी लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगे तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि और अच्छा और बेहतर, तो आप फिर उसके लिए भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमेशा सच्चाई के साथ चलना चाहिए। आप सच्चाई बताएंगे, मैं उस पर वर्क करती हूँ और हमेशा करती हूँ। मैं बच्चों के हित के लिए ही कार्य करती हूँ, तो उनका अनहित नहीं होना चाहिए किसी भी हाल पर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।